हेलो स्टूडेंट्स पिछली क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था। तो याद करिए, हमने किसी भी सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना सीखा था, चाहे वो सरफेस प्लेन हो या फिर नॉन प्लेन हो, वो सरफेस यूनिफॉर्म फील्ड में रखा हो या फिर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो। ये सारे केसेस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने निकालना सीखा है। ठीक है, अब मान लो कि कोई सरफेस है जो क्लोज्ड है, तो क्लोज अगर सरफेस है तो वो भी तो नॉन प्लेन सरफेस है, और वो सरफेस अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो उससे कुछ इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड होगा, यानी हम उससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल सकते हैं। यानी अगर वो सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, क्लोज सरफेस है जो कि नॉन प्लेन होता है, ठीक है, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही होंगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर उससे पास कर रही हैं तो उससे कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड होगा जो कि हम निकाल सकते हैं। और नॉन प्लेन सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का हमारे पास तरीका क्या था? वो था फाई ई इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट ds वेक्टर। ये था, कोई भी नॉन प्लेन सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो ये फॉर्मूला था हमारे पास। तो जैसे कि मान लो कि ये क्लोज सरफेस है, ऐसा, ठीक, ये क्लोज सरफेस है, ये रैंडम शेप का मैंने बना दिया। स्फेरिकल भी हो सकता है, स्फीयर के शेप का, क्यूबिकल भी हो सकता है, क्यूबॉइडल भी हो सकता है, कोई भी शेप हो सकता है, बस वो क्लोज्ड हो। और मैंने बोला कि क्लोज्ड सरफेस तो नॉन प्लेन होता ही है, तो अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो उससे कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड होगा, और उससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का जो फॉर्मूला है वो है ये हमारे पास। ठीक है, लेकिन इतना फॉर्मूला तो हमने लिख लिया, लेकिन इसके बाद सॉल्व करना जो है वो इतना सिंपल नहीं होता है। ठीक है, सिंपल नहीं है, ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। तो अगर कोई क्लोज सरफेस है, स्पेशली क्लोज सरफेस की बात की जा रही है जो चारों तरफ से पैक हो, तो क्लोज सरफेस अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होता है, उससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का हमारे पास एक शॉर्टकट है, एक तरीका है, और वो तरीका हमें बताता है एक थ्योरम जिसको बोलते हैं गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम हमें क्लोज सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना सिखाता है। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है गॉस थ्योरम। ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो है गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना सिखाता है किसी भी क्लोज सरफेस से। तो ये मान लो कि एक ये क्लोज सरफेस है, ठीक, ये किसी भी शेप का है, ऑफ एनी शेप, क्लोज सरफेस ऑफ एनी शेप, ये है क्लोज सरफेस ऑफ एनी शेप। ठीक, अब इसके अंदर एक चार्ज रखा हुआ है Q। ये चार्ज कहीं पर भी रखा हो, चाहे बीच में चाहे इधर, बस इस क्लोज सरफेस के अंदर रखा हो। ठीक, तो गॉस थ्योरम हमें ये कहता है कि अगर कोई क्लोज सरफेस है, उससे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड होगा वो 1/ε0 टाइम्स द नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस होगा। यानी कि जो क्लोज सरफेस है उससे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड है वो 1/ε0 इंटू इस क्लोज सरफेस के अंदर जो नेट चार्ज है। ठीक, तो अब इस पे देखिए, इस पे फोकस करिए आप कि ये क्लोज सरफेस है। ठीक, इस क्लोज सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड होगा। कॉमन सेंस आपको यूज करना है कि अगर ये अंदर चार्ज रखा हुआ है तो इस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी। चार्ज अगर पॉजिटिव है तो फील्ड लाइंस चारों तरफ निकलेंगी बाहर की तरफ। ठीक है, तो फील्ड लाइंस इस क्लोज सरफेस से पास करेंगी। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज सरफेस से पास करेंगी तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस सरफेस से लिंक्ड होगा। इस सरफेस से कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा जो कि हम निकाल सकते हैं। ठीक, तो इस क्लोज सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, वो कितना होगा? वो होगा 1/ε0 इंटू इस क्लोज सरफेस के अंदर जो नेट चार्ज है। अब बताइए इसके अंदर नेट चार्ज कितना है? Q इंटू 1/ε0। देखिए अब दूसरी बात कि अगर कुछ नहीं बोला जाता तो आप सराउंडिंग जो मीडियम है वो वैक्यूम मान के चलोगे।
ठीक है, वैक्यूम है, तभी एप्सिलॉन नॉट बोला गया है यहाँ पर। तो इस क्लोज सरफेस जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो चार्ज इनक्लोज्ड इनटू 1/एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। चार्ज इनक्लोज्ड कितना है इसमें, Q, और इनटू 1/एप्सिलॉन नॉट आप कर दीजिए, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस क्लोज सरफेस से जो हो जाएगा वो हो जाएगा Q/एप्सिलॉन नॉट। सीधा आंसर हमारे पास ऐसे आ गया डायरेक्ट। ये सब सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई क्लोज सरफेस है उससे आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो बस आप इतना देख लीजिए कि उस क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, नेट चार्ज, कितना नेट चार्ज है। अभी नेट चार्ज वगैरह सारी बात क्लियर हो जाएगी। इस क्लोज सरफेस के अंदर कितना नेट चार्ज है, वो नेट चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, यही हो जाएगा इस क्लोज सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो इसका जो स्टेटमेंट है गॉस थ्योरम का, जो भी मैंने एक्सप्लेन किया, यही स्टेटमेंट है गॉस थ्योरम का। इसका स्टेटमेंट मैं प्रॉपर्ली लिख देता हूं, अगर आप बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो ये आपको वर्ड बाय वर्ड मेमोराइज होना चाहिए। ये होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड with a closed surface is 1/epsilon naught times the net charge enclosed by that closed surface। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ क्लोज सरफेस इज 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट क्लोज सरफेस। एक क्लोज सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड होगा वो 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट क्लोज सरफेस होगा। अब कुछ बातें या कुछ कंफ्यूजन हमारे दिमाग में आ सकता है कि ये जो चार्ज है वो कहाँ होना चाहिए, सेंटर पे होना चाहिए? कोई ज़रूरी नहीं है, बस चार्ज इनक्लोज्ड होना चाहिए। चार्ज क्लोज सरफेस के अंदर होना चाहिए, चाहे बीच में हो, चाहे इधर हो, चाहे इधर हो, चाहे इधर हो। ठीक है, दूसरी बात, ये जो क्लोज सरफेस दिख रहा है आपको, तो रियलिटी में इसके पास दो सरफेस है, एक अंदर वाला सरफेस और एक बाहर वाला सरफेस। तो कौन से सरफेस की बात करते हैं? देखिए, कुछ नहीं बोला गया तो हमेशा हम बाहर वाला सरफेस लेते हैं। ठीक है, इस चार्ज से इलेक्ट्रिक फ्लक्स फील्ड लाइंस निकलेंगी तो अंदर वाले सरफेस में एंटर करेंगी, तो अंदर वाले सरफेस से इनकमिंग फ्लक्स हो जाएगा, और बाहर वाले सरफेस से बाहर निकलेंगी तो बाहर वाले सरफेस से आउटगोइंग फ्लक्स हो जाएगा। तो हम बाहर वाले सरफेस की बात करते हैं तो आउटगोइंग फ्लक्स लेंगे फिलहाल इस केस में। ठीक है, हमेशा हर जगह नहीं, वो डिपेंड करेगा चार्ज का साइन क्या है। तो कुल मिला के आपको हमेशा बाहर वाला सरफेस लेना है। ठीक है, दूसरी चीज कि ये जो क्लोज सरफेस है, अगर आप उससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल रहे हैं गॉस थ्योरम अप्लाई करके, तो किसी भी क्लोज सरफेस से अगर हम गॉस थ्योरम अप्लाई करके इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं तो उस क्लोज सरफेस पे एक स्पेशल टैग लग जाता है, एक स्पेशल नाम मिल जाता है उसको, और उस सरफेस को हम बोलते हैं गॉसियन सरफेस। ठीक है, तो वो जो क्लोज सरफेस है उसको एक स्पेशल नाम मिल जाता है और वो नाम कहलाता है गॉसियन सरफेस। अगर किसी भी क्लोज सरफेस पे आपने गॉस थ्योरम अप्लाई कर दिया तो उस क्लोज सरफेस का स्पेशल नाम एक हो जाएगा और वो कहलाएगा गॉसियन सरफेस। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। ये स्टेटमेंट वर्ड बाय वर्ड आपको याद होना चाहिए। किसी भी क्लोज सरफेस से आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो बस आपको क्या देखना है कि उस क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, जितना चार्ज होगा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, फाई इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये बीच में लिखे ना लिखे कोई मतलब नहीं है, ये एस में यहाँ पर भूल गया था, शायद बात इतनी क्लियर हो रही है। ये है गॉस थ्योरम। ठीक है, तो अब हम अलग अलग क्लोज सरफेस से अलग अलग कंडीशंस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना अभी सीखेंगे। जितने भी तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, इन जनरल जो भी क्वेश्चंस आते हैं
वो सारे के सारे सब कुछ अभी हम देख लेंगे, ऑलमोस्ट सब कुछ आपको याद हो जाएगा। बस कंफर्टेबली बैठ के ध्यान से सुनते रहिए और नोट करते रहिए। तो फिलहाल इतना कंटेंट आप नोट कर लीजिए, आगे हम लोग फटाफट देखेंगे। ठीक है, इसमें देखिए अगर ये आपके पास इस तरह का सरफेस है, ठीक है, इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकालोगे आप? ठीक है, ये क्लोज सरफेस है, ठीक, ऐसे बना दिया गया है, इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताइए कितना होगा। तो आपको बस देखना क्या है, आपको देखना है कि इसके अंदर कितना चार्ज इंक्लूड है, नेट चार्ज। तो इसके अंदर कोई चार्ज आपको दिख रहा है? कोई चार्ज नहीं है। अगर चार्ज जीरो है तो 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट कितना हो जाएगा? कॉमन सेंस वाली बात है, जब इसके अंदर कोई चार्ज ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी नहीं कहीं से, तो इससे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नहीं होंगी और इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी इस क्लोज सरफेस से 0 हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं ऐसे बोलूं, ये बताइए अब कि एक क्यूब है ये, ठीक, अब इस क्यूब के अंदर एक प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है और एक माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है, और ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है। आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ाया जाएगा क्या होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब होता है कि इक्वल और अपोजिट चार्ज जब बहुत शॉर्ट सेपरेशन पे रखे हो, जैसे एक प्लस क्यू चार्ज है ये और एक ये माइनस क्यू चार्ज है। प्लस क्यू और माइनस क्यू बहुत पास पास रखे हुए हैं, ये कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज कहलाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब मैं बोलूं इस क्यूब से आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताओ कितना होगा, ठीक है। तो आप क्या देखोगे, इस क्यूब के अंदर कितना नेट चार्ज है, तो प्लस क्यू और माइनस क्यू नेट चार्ज कितना हो गया? 0। तो अगर नेट चार्ज 0 है तो इस क्यूब से इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी हो जाएगा 0, ठीक है। अच्छा, अगर इस तरह का सरफेस है कुछ ऐसा और यहां पर चार्ज रखा हुआ है क्यू, इससे बताइए इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। तो ये क्लोज सरफेस है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो बस आपको देखना क्या है कि इसके अंदर कितना चार्ज है। तो इसके अंदर चार्ज क्यू है, अगर इसके अंदर चार्ज क्यू है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर फिर से वही बात आ गई कि चार्ज कहाँ पर है, इससे ये कोई इसका कोई इशू ही नहीं है। चार्ज चाहे बीच में हो, चाहे लेफ्ट हो, चाहे राइट हो, चाहे कहीं पर भी हो, बस चार्ज अंदर होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, अब ये स्फीयर अगर है और चार्ज क्यू अंदर रखा हुआ है तो इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? अंदर स्फीयर के चार्ज, ये क्लोज सरफेस है, इसके अंदर चार्ज क्यू है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। सिमिलरली अगर ये कहानी है इस तरह से, एक सिलेंडर है, ठीक, और सिलेंडर के अंदर एक सेंटर पे मैंने बोल दिया कि एक चार्ज क्यू है, तो इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? यानी इस क्लोज सरफेस से सिलेंडर, ये क्लोज सरफेस होता है तो इस क्लोज सरफेस से कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड होगा। ऑब्वियसली चार्ज इसके अंदर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, इस क्लोज सरफेस से पास करेंगी, तो क्लोज सरफेस से कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, वही बताना है। तो बस आप इस देख लीजिए कि इसके अंदर कितना चार्ज है। इसके अंदर चार्ज क्यू है तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा, ठीक। अब मान लो कि ये क्यूब दिया हुआ है, ठीक। इस क्यूब के सेंटर पे एक चार्ज है क्यू, क्यूब के सेंटर में, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है कितना है। तो क्यूब एक क्लोज सरफेस है
तो क्यूब से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा वो निकालने के लिए बस आपको ये देखना पड़ेगा कि इस क्यूब के अंदर कितना चार्ज है। इसके अंदर चार्ज क्यू है, तो इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसमें यह भी सवाल पूछा जा सकता है कि अगर यहां पर मैंने चार्ज सेंटर पे लिया है, सेंटर पे, ठीक, ये भी पूछा जा सकता है कि इस क्यूब के एक फेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड होगा। एक फेस से, इस क्यूब के अंदर 6 फेस हैं, 1 2 3 4 5 6, इस क्यूब के अंदर 6 फेस हैं, तो हर एक फेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होगी, तो हर एक फेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड होगा, ठीक है। तो अगर चार्ज सेंटर पे है तब की बात कर रहा हूं मैं, जब चार्ज सेंटर पे है, तो इस क्यूब से बताइए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट तो हर केस में होगा, चाहे चार्ज सेंटर पे हो चाहे इधर उधर हो, चाहे चार्ज सेंटर पे हो चाहे आगे पीछे कहीं रखा हो, बस अंदर होना चाहिए। तो क्यूब से इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर चार्ज एग्जैक्टली सेंटर पे हो तब जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट पूरे क्यूब से लिंक्ड है, ये 6 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं? पूरे क्यूब से इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो यही टोटल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट वो एक्चुअली में 6 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, और हर एक पार्ट से या हर एक फेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट होगा। या इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर चार्ज क्यू सेंटर पे रखा हुआ है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चारों तरफ निकलेंगी और पूरे क्यूब से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी, ठीक है। तो जो फील्ड लाइंस हैं वो रियलिटी में चार्ज से निकलने के बाद 6 पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। उसका एक पार्ट एक फेस से पास होगा, दूसरा पार्ट दूसरे फेस से पास होगा, तीसरा पार्ट तीसरे फेस से, चौथा पार्ट चौथे फेस से, पांचवा पार्ट पांचवें फेस से, और छठवां पार्ट छठवें फेस से। यानी जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी वो 6 पार्ट में डिवाइड हो जाएंगी और बराबर बराबर हर फेस से पास करेगी। तो एक फेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहां पर मैं लिख देता हूं थ्रू वन फेस। Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये कब की बात है भैया? ये तब की बात है जब चार्ज सेंटर पे हो। बिल्कुल, अगर चार्ज सेंटर पे नहीं होगा तब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बराबर पार्ट में नहीं डिवाइड होगी, तब ये चार्ज जिस सरफेस के या जिस फेस के पास होगा उस फेस से ज़्यादा फ्लक्स होगा, ठीक है। खैर वो हमें अभी डिस्कस नहीं करना है इतना, ठीक है। लेकिन अगर चार्ज सेंटर पे हो तब हर एक फेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हो जाएगा वो होगा Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। शायद इतनी बात क्लियर हो रही है आपको, ठीक है। अगली चीज है इसमें आप बताइए, ये एक हेमिस्फीयर दिया हुआ है, ठीक है, हेमिस्फीयर, और यहां पर चार्ज क्यू रखा हुआ है। इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है आपको कितना होगा। हेमिस्फीयर का मतलब क्या होता है? पूरा स्फीयर का आधा, स्फीयर का आधा है। तो अब ये क्लोज सरफेस नहीं है, आप समझ लीजिए कि क्लोज सरफेस ये नहीं है, ठीक है। ये क्लोज नहीं है, स्फीयर होता तब ये क्लोज सरफेस बन जाता, ये हेमिस्फीयर है। तो इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकालेंगे? और ये जो चार्ज है वो हेमिस्फीयर के यहाँ पर नीचे रखा हुआ है, ठीक है, इधर जहाँ पर लोकेटेड है ये। अब इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है तो कितना होगा ये बताइए, आप कैसे करेंगे? देखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इससे अगर निकालना है तो हमें कुछ समझना पड़ेगा। देखो, ऐसा ही हेमिस्फीयर आप इसी के नीचे मान लीजिए पलट कर, और एक हेमिस्फीयर नीचे मानकर एक स्फीयर कंप्लीट कर दीजिए आप। जैसा स्फीयर ये है वैसा ही स्फीयर नीचे मान लीजिए पलट कर उल्टा, तो उसको जोड़ने के बाद एक पूरा स्फीयर बन जाएगा। अब अगर पूरा स्फीयर बन जाएगा तो स्फीयर एक क्लोज सरफेस होता है, ठीक है, और वो चार्ज उस स्फीयर के, ये चार्ज स्फीयर के सेंटर पे होगा,
तो पूरे स्फीयर से इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अगर पूरे स्फीयर से इलेक्ट्रिक फ्लक्स Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट है तो आधे स्फीयर से कितना हो जाएगा? आधे स्फीयर से Q/2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, सीधी सी बात। या फिर इसको एक तरीके से और समझ सकते हैं, इस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चारों तरफ बराबर निकलेंगी, तो आधी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नीचे निकल जाएंगी और आधी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऊपर निकल जाएंगी। तो जितनी भी फील्ड लाइंस निकलेंगी टोटल चारों तरफ, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगा। और आधी फील्ड लाइंस जो ऊपर जा रही है इस हेमिस्फीयर के पास, उससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स Q/2 एप्सिलॉन नॉट Q/2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। शायद बात समझ में आ रही है। टोटल फील्ड लाइन से इलेक्ट्रिक फ्लक्स Q/एप्सिलॉन नॉट है, तो आधी फील्ड लाइन से इलेक्ट्रिक फ्लक्स Q/2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो यहाँ पर इस हेमिस्फीयर से इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा Q/2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, ये सब कैसे निकाल रहे हैं? गॉस थ्योरम अप्लाई करके निकाल रहे हैं। शायद बात क्लियर हो रही है। ठीक है, अब इसमें देखिए एक ये ये क्यूब है। इस क्यूब के यहाँ पर नीचे वाले फेस पर, क्यूब में 6 फेज होते हैं, तो क्यूब के नीचे वाले फेस पर मैंने एक चार्ज क्यू रख दिया। और अब मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि इस क्यूब से इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताओ। कहाँ चार्ज रखा है? चार्ज रखा है इस क्यूब के नीचे वाले फेस पर। तो इस क्यूब से इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताइए कितना होगा। कैसे करेंगे? हम क्या करेंगे, ये जो क्यूब है ना, ऐसा ही एक क्यूब इसी के नीचे रख दें। जैसा ये क्यूब है वैसा ही एक क्यूब नीचे रख दें, तो 2 क्यूब हो गए, एक ऊपर एक नीचे, तो एक क्यूबॉइड बन जाएगा। एक क्यूबॉइड बन जाएगा। तो उस क्यूबॉइड के सेंटर पे ये चार्ज क्यू होगा, और वो जो क्यूबॉइड है वो क्लोज सरफेस है। तो उस जो क्लोज सरफेस है, जो क्यूबॉइड है, उससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। ठीक है, अब ऐसा बोल सकते हैं जो दोनों क्यूब है, ये जो ऊपर और ये जो नीचे क्यूब है, दोनों से इलेक्ट्रिक फ्लक्स Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। तो एक क्यूब से फ्लक्स कितना हो जाएगा? एक क्यूब से इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा Q/2 एप्सिलॉन नॉट। तो सीधी सी बात, एक क्यूब से इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा Q/2 एप्सिलॉन नॉट। हमने ऊपर और इसके नीचे, सॉरी नॉट ऊपर, ऊपर नहीं, इसके नीचे हमने इलेक्ट्रिक एक क्यूब मान लिया, तो क्यूबॉइड बन गया है। क्यूब से क्यूबॉइड। ठीक है, उस क्यूबॉइड से इलेक्ट्रिक फ्लक्स Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। या फिर ये बोलो कि दोनों क्यूब से इलेक्ट्रिक फ्लक्स Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, तो एक क्यूब से आधा हो जाएगा Q/2 एप्सिलॉन नॉट। या फिर आप ऐसा बोलो, ये जो चार्ज Q है इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही होंगी चारों तरफ, तो आधी फील्ड लाइंस नीचे चली जाएंगी ऐसे। देखिए, आधी फील्ड लाइंस ऐसे चली जाएंगी और आधी फील्ड लाइंस ऊपर जाएंगी। तो आधी फील्ड लाइंस की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स Q/2 एप्सिलॉन नॉट, और आधी की वजह से जो ऊपर जा रही उससे भी Q/2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि जितनी भी फील्ड लाइंस इससे निकल रही है, सारी फील्ड लाइंस की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स Q/एप्सिलॉन नॉट होता है। शायद इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब बताइए इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा?
ठीक है, ये क्यूब है और क्यूब के इस एज पर, ये जो लाइन आपको दिख रही है, इस लाइन पर बीच में एक चार्ज क्यू रख दिया गया, यानी क्यूब के एज पे रखा गया है। तो इस क्यूब से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस अपना यूज करेंगे अगर, तो तुरंत आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। लेकिन हम करने वाले हैं, कुछ स्टेप्स लेने वाले हैं ताकि इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल आए। तो हम क्या करेंगे, ये जो क्यूब है ना, इसके आगे इसके आगे एक क्यूब रख दीजिए, इस क्यूब के आगे एक क्यूब रख दो। दो क्यूब हो गए, एक क्यूब ये, इसके आगे एक क्यूब। अब ये तो दोनों क्यूब्स हैं, इनके ऊपर दो क्यूब रख दो, यानी इसके ऊपर एक क्यूब और जो आगे वाला क्यूब है उसके ऊपर एक क्यूब। तो कितने क्यूब हो गए? 4 क्यूब हो गए। अब विजुअलाइज करने की कोशिश करो, ये क्यूब, इसके आगे क्यूब, इसके ऊपर क्यूब और इसके ऊपर क्यूब। ये जो चार्ज क्यू होगा ना, वो चारों क्यूब्स के सेंटर में हो जाएगा। 4 क्यूब्स हैं, 1 2 3 4, और उनके सेंटर पे ये चार्ज क्यू है। चारों क्यूब्स को मिला के क्यूबॉइड बन जाएगा। ठीक है, क्यूबॉइड भी क्लोज सरफेस होता है। उस क्यूबॉइड से इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट। यानी मैं बोलूं, ऐसे बोल सकता हूं, जो चारों क्यूब्स हैं वो क्लोज सरफेस है, तो चारों क्यूब से इलेक्ट्रिक फ्लक्स Q बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। एक बड़ा सा सरफेस बन जाएगा, बड़ा सा क्लोज सरफेस, 4 क्यूब से मिला के बड़ा सा क्लोज सरफेस बन गया। तो उस बड़े से क्लोज सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स Q बाई एप्सिलॉन नॉट, या फिर मैं ये बोल सकता हूँ 4 क्यूब से इलेक्ट्रिक फ्लक्स Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो एक क्यूब से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा? Q बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, Q बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। अब इसी बात को ऐसे भी बोला जा सकता है, ये चार्ज Q है, इससे चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी। तो जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी चारों तरफ, सबकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जिस सबकी वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स Q बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। सारी फील्ड लाइंस जो Q चार्ज से चारों तरफ निकलेंगी, सबसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स Q बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। तो जितनी भी फील्ड लाइंस इस चार्ज से निकल रही है, उसका 75% बाहर निकल जा रही है, खाली 25% या फिर 1/4 इस क्यूब्स के अंदर जाएगी। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स सारी फील्ड लाइंस की वजह से Q बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो 1/4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा Q बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। शायद इतनी बात क्लियर हो रही है आपको। अब बताइए इसी में कि अगर सिचुएशन ऐसे दी है, ठीक, ये क्यूब है और चार्ज यहां पर कॉर्नर पे रखा हुआ है, क्यूब के कॉर्नर पे ये चार्ज रखा है। अब अगर चार्ज क्यूब के कॉर्नर पे रखा है तो इस क्यूब से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा ये बताना है हमें। अब थोड़ा सा आप अपना दिमाग लगाइए और बताइए कितना होगा। ठीक, कैसे करेंगे हम इसको? देखिए, हमें बस इतना थोड़ा इमेजिन करना है कि इस चार्ज से जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, उसका कितना पार्ट इस क्यूब से पास करेंगी, बस इतना। इसको समझने के लिए हम क्या करने वाले हैं, जैसे इसमें किया था हमने कि इसके नीचे हेमिस्फीयर रख दिया और चार्ज को पैक कर दिया, इसके नीचे क्यूब रख दिया और चार्ज को पैक कर दिया, इसके आगे और ऊपर क्यूब रख दिया और चार्ज को पैक कर दिया। ठीक है, वही चीज यहां पर भी करनी है। हमें इसके आसपास क्यूब्स रख देने हैं ताकि चार्ज पैक हो जाए। तो हम क्या करेंगे,
कैसे इसको पैक करेंगे, पहले आप थोड़ा सा यही सोचना पड़ेगा आपको कैसे पैक करेंगे। ये क्यूब है, इसके लेफ्ट में एक क्यूब रखिए, इस क्यूब के लेफ्ट में एक क्यूब रखो, दो क्यूब हो गए, एक ये और एक ये। इन दोनों क्यूब्स के आगे दो क्यूब रख दो, एक क्यूब ये, दूसरा क्यूब ये, इसके आगे एक क्यूब और इसके आगे एक क्यूब, चार क्यूब हो गए। ठीक है, अब जो चारों क्यूब्स हैं उन चारों के नीचे एक एक क्यूब रख दो। तो देखो कैसे सिस्टम हो गया, एक क्यूब ये, दूसरा क्यूब ये, इसके आगे एक क्यूब और इसके आगे एक क्यूब, और ये चार क्यूब हो गए। चारों के नीचे चार क्यूब, मतलब चार नीचे और चार ऊपर, टोटल 8 क्यूब्स हो गए। अब इमेजिन करो वो जो 8 क्यूब्स हैं उनके सेंटर में ये चार्ज क्यूब होगा। समझ पा रहे हैं शायद बात आप? ये जो 8 क्यूब्स है ना, इनसे मिलकर एक बड़ा क्यूब बन जाएगा और उस बड़े क्यूब के सेंटर पे ये चार्ज क्यूब होगा। मैंने एक बार फिर से क्या बोला है, इसके लेफ्ट में एक क्यूब रखो, फिर दोनों के आगे दो क्यूब रखो, फिर चार क्यूब हो गए, चारों के नीचे चार क्यूब रख दीजिए, 8 क्यूब हो गए। वो 8 क्यूब मिलके एक बड़ा क्यूब बन जाएगा और उसके सेंटर पे ये चार्ज क्यूब होगा। तो उस बड़े क्यूब से इलेक्ट्रिक फ्लक्स Q बाई एप्सिलॉन नॉट होगा, क्योंकि उस बड़े क्यूब के अंदर ये चार्ज क्यूब है। तो बड़े क्यूब से इलेक्ट्रिक फ्लक्स Q बाई एप्सिलॉन नॉट है, या फिर मैं ये बोल सकता हूं कि 8 क्यूब से इलेक्ट्रिक फ्लक्स Q बाई एप्सिलॉन नॉट है। तो एक क्यूब से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, Q बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, Q बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। हमने क्या किया, 7 क्यूब और रख दिए इसके चारों तरफ, ताकि ये चार्ज क्यूब पूरी तरह से पैक हो जाए और एक बड़ा क्यूब बन जाए, उसके अंदर ये चार्ज आ जाए। ये सारी कहानी। अब इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि इस चार्ज से चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही होंगी। जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी सबकी वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स Q बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। ठीक है, अब जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी ना, उसका खाली 1/8 पार्ट इस क्यूब में जाएगा, बाकी सब बाहर निकल जाएगा। तो 1/8 पार्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा इस क्यूब से, वो Q बाई 8 एप्सिलॉन नॉट होगा। शायद इतनी बात आपको समझ में आ रही है। ये सारे जो क्लोज सरफेस मैंने लिए हैं, इन सबसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको अब बिल्कुल याद हो जाना चाहिए, फिंगर टिप पे हो जाना चाहिए ये सब। ठीक है, बार बार रिवाइज करेंगे तो अपने आप सब याद हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको प्रॉपर्ली शायद आप नोट कर लीजिए, या कर रहे होंगे तो अच्छी बात है, इसको प्रॉपर्ली नोट कर लीजिए तो हम आगे बढ़ते हैं। अब जैसे अगर आपको दिया हुआ है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और इस सिलेंडर से इस तरह से पास कर रही है। ठीक, अब मैं पूछूं, बताइए इस सिलेंडर से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? तो ऐसा तो देखने में लग रहा है कि सिलेंडर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही है, तो इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। अगर आप गॉस थ्योरम से देखो तो हमें गॉस थ्योरम, अगर अच्छा ये सिलेंडर कैसा सरफेस है, एक क्लोज सरफेस है। क्लोज सरफेस से अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो हम सीधे गॉस थ्योरम पे जाएंगे, और गॉस थ्योरम अगर अप्लाई करेंगे तो सीधे हमें ये देखना पड़ेगा कि इस क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज कितना है। तो चार्ज इसके अंदर, क्लोज सरफेस के अंदर आपको कोई दिख रहा है? कोई चार्ज नहीं दिख रहा। अगर इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 है। तो अगर एनक्लोज चार्ज 0 है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी 0, बाहर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज 0, इसका मतलब क्लोज सरफेस से
इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी जीरो। बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है या नहीं है कोई मतलब नहीं है। अच्छा, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर है और इसे पास कर रही है, तब इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्यों नहीं है? तो आप ये समझिए, ऐसे ये जो सिलेंडर है इसको आप 3 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। एक प्लेन सर्कुलर सरफेस, इसको मैं बोल देता हूं सरफेस 1, दूसरा प्लेन सर्कुलर सरफेस सरफेस 2, और ये कर्व्ड सरफेस सरफेस 3। प्लेन सर्कुलर सरफेस 1, प्लेन सर्कुलर सरफेस 2 और कर्व्ड सरफेस 3। 1 और 2 एक जैसे हैं बिल्कुल। अब सरफेस 1 अगर आप देखो तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर करेगी, सरफेस 2 से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलेगी। जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 1 से एंटर करेगी उतनी बाहर निकल जाएगी, और सरफेस 3 से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल निकल जाएंगी, टच करके खाली। तो सरफेस 3 से कोई भी फील्ड लाइंस पास नहीं करेगी, बस पैरेलल ही निकल जाएगी। तो सरफेस 3 से तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ही नहीं, कुछ भी, जीरो है। सरफेस 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर कर रही है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर करती है किसी सरफेस में, तो उस सरफेस से इनकमिंग फ्लक्स होता है, और इनकमिंग फ्लक्स नेगेटिव होता है। सरफेस 2 पे देखिए, सरफेस 2 से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही है, तो अगर किसी सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती है तो उस सरफेस से आउटगोइंग फ्लक्स होता है, और आउटगोइंग फ्लक्स पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर जितना इनकमिंग फ्लक्स है उतना ही यहाँ पर आउटगोइंग फ्लक्स है, जितना यहाँ पर नेगेटिव फ्लक्स है उतना ही यहाँ पर पॉजिटिव फ्लक्स है। तो यहाँ पर तो है पॉजिटिव फ्लक्स, इस सरफेस से पॉजिटिव फ्लक्स है, पर वो पॉजिटिव फ्लक्स इससे कैंसिल हो जा रहा है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव जीरो हो जाए। अगर आपसे पूछे इस सरफेस से कितना फ्लक्स है, सरफेस 2 से, तो इससे पॉजिटिव फ्लक्स आएगा, सरफेस 1 से नेगेटिव फ्लक्स आएगा। पर ओवरऑल अगर कोई पूछे क्लोज सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव और इसकी वजह से जीरो, तो ओवरऑल जीरो। तो क्लोज सरफेस से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो है, क्योंकि अंदर कोई चार्ज नहीं है। ठीक, अब यही चीज अगर मैं यहां पर आपसे पूछूं कि ये अगर क्यूब दिया हुआ है, ये इस तरह से, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से, ठीक, अब इस क्यूब से इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताइए। तो सीधी सी बात है कि अगर क्यूब के अंदर कोई चार्ज इनक्लोज नहीं है, कोई चार्ज इसके अंदर है ही नहीं, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस क्यूब से जीरो हो जाएगा। अब बात आती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो बाहर है उनका क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो क्यूब से पास कर ही रही है, तब इस क्यूब से इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्यों नहीं है? उसका ये आंसर या फिर इसका ये रीजन है कि पहले तो इस क्यूब के अंदर देखिए कितने फेस हैं, 6 फेस हैं टोटल, ऑल टुगेदर 6 फेस हैं। 4 फेस तो ऐसे हैं जिससे ये फील्ड लाइंस पैरेलली निकल जाते हैं, 4 फेस तो ऐसे हैं जिससे ये फील्ड लाइंस पैरेलली निकल जा रही है, एक ये वाला और एक ये वाला, एक ये नीचे वाला और एक इधर वाला। इन सारे फेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलली निकल जा रही है, तो इन चारों फेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो हो गया। बात आती है इस वाले फेस की, ये वाले फेस की, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर कर रही है, तो इससे नेगेटिव फ्लक्स होगा, इनकमिंग फ्लक्स नेगेटिव फ्लक्स। और ये वाला फेस आप देखिए, अगर इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगी तो इससे आउटगोइंग फ्लक्स आएगा, आउटगोइंग फ्लक्स पॉजिटिव होगा। तो इससे तो फ्लक्स है पॉजिटिव फ्लक्स, इससे भी फ्लक्स है नेगेटिव फ्लक्स, इनको मिला दें तो नेगेटिव पॉजिटिव जीरो हो जाएगा, और ये चारों फेस से तो जीरो है ही, तो टोटल क्यूब से इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो होगा। बाहर फील्ड लाइंस है तब भी इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो होगा, क्योंकि जितना इनकमिंग फ्लक्स है उतना ही आउटगोइंग फ्लक्स। तो अगर क्यूब के अंदर या क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज जीरो है तो कोई भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो होगा। शायद इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब क्वेश्चंस जो भी आएंगे यार, इन्हीं सब में से घुमा फिरा के आएंगे। कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे पास अभी, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं,
एक सिंपल क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन तो बहुत अच्छे हैं, कॉम्पिटेटिव लेवल का भी है, बोर्ड लेवल का भी है। उन क्वेश्चन को अभी हम डिस्कस करेंगे, पहले इसको प्रॉपर्ली नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आप पढ़िए। ये क्वेश्चन देखिए सिंपल सा है, ठीक है, बट आपका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर कर देगा कि कैसे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं, ठीक है, किसी भी सरफेस से न्यूमेरिकल वैल्यू। A point charge of 1.8 into 1.8 microcoulomb is at the center of cubical Gaussian surface of 55 centimeter side. Find the net electric flux through the surface. तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है कि एक क्यूब है, इसको बनाने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन बहुत सिंपल है। फिर भी सेंटर पे एक चार्ज Q दिया हुआ है और Q की वैल्यू जो दी हुई है वो दी हुई है 1.8 माइक्रोकूलम और इसकी जो साइड है वो 55 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक, इस क्यूब से जिसके सेंटर पे चार्ज Q है उससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। तो क्यूब एक क्लोज सरफेस होता है भैया, तो जब भी क्लोज सरफेस कहीं पर दिया हो तो फ्लक्स निकालने के लिए सीधा आप गॉस थ्योरम के बारे में सोचेंगे। गॉस थ्योरम ये कहती है कि इस क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, नेट चार्ज है वो देख लो, तो Q है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब Q की वैल्यू रख दो 1.8 इंटू 10 की पावर -6 माइक्रोकूलम है और एप्सिलॉन नॉट क्या होता है 8.85 इंटू 10 की पावर -12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर ये होता है। इसको सॉल्व करोगे फाइनली तो ये आ जाएगा 2.0 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, इसको देख लीजिए, कॉपी कर लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, अगला ये वाला सवाल देखिए, ये क्वेश्चन ठीक है, अच्छा है। क्वेश्चन है S1 and S2 are two concentric shells enclosing charges Q and 2Q respectively as shown. What is the ratio of electric flux through S1 and S2? How will the electric flux through the sphere S1 change if the medium of dielectric constant epsilon r is introduced in the space within S1 in place of air? देखिए क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ आपको क्या है कि दो स्फीयर्स हैं कंसेंट्रिक, ये एक स्फीयर 1 है S1 और ये दूसरा है S2। तो थोड़ा सा सही नहीं बना है बट अब ठीक है, मान लीजिए कि ऐसा है। यहाँ पर चार्ज Q है और यहाँ पर चार्ज 2Q है। ठीक, अब दोनों को स्फीयर मान लीजिए, कंसेंट्रिक मान लीजिए। ठीक, दो स्फीयर्स हैं S1 और S2, यहाँ पर चार्ज Q है, यहाँ पर 2Q। अब आपसे पहले पार्ट में ये पूछा जा रहा है कि दोनों स्फीयर्स से इलेक्ट्रिक फ्लक्स का रेशियो बताओ। ये एक स्फीयर 1 है और दूसरा स्फीयर 2। तो स्फीयर 1 से कुछ फ्लक्स होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, स्फीयर 2 से भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स कुछ ना कुछ होगा, दोनों का रेशियो बताना है, यानी φ1 अपॉन φ2 बताना है। तो पहले हम φ1 निकाल ले रहे हैं। φ1 मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सरफेस 1। तो ये स्फीयर देखिए S1, इसके अंदर कितना चार्ज है, कैपिटल Q, सिर्फ एक ही चार्ज है, तो इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा कैपिटल Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सीधा तो दूसरे स्फीयर से S2 से आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लीजिए। S2 क्लोज सरफेस है, गॉस थ्योरम अप्लाई कर ही सकते हैं जैसे हमने 1 में अप्लाई किया। तो S2 के अंदर आप देखिए कितना चार्ज है, 2Q। क्या सिर्फ 2Q है यार? S2 के अंदर 2Q भी आ रहा है, Q भी आ रहा है, तो क्योंकि ये पूरी चीज तो S2 के अंदर है ना। बड़े वाले स्फीयर के अंदर छोटा वाला स्फीयर है, यानी बड़े वाले के अंदर
2q भी है और q भी है, तो टोटल चार्ज कितना हो गया, q प्लस 2q, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब phi1 अपॉन phi2 निकालना था, रेशियो कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, आई थिंक ये 1/3 आ जाएगा। ठीक, तो ये पहला पार्ट था क्वेश्चन का। ठीक है, क्वेश्चन का पहला पार्ट था। दूसरा वाला पार्ट जो है उसमें देखिए क्या पूछा जा रहा है। दूसरे पार्ट में पूछा जा रहा है कि हाउ विल द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्फीयर S1 चेंज इफ द मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ER इज इंट्रोड्यूस्ड इन द स्पेस विद इन S1 इन प्लेस ऑफ एयर। ठीक, बोला ये जा रहा है कि ये जो स्फीयर 1 है, S1 है, अगर इसके अंदर एक दूसरा मीडियम डाल दिया जाए जिसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन R है, तो इसका फ्लक्स कैसे बदलेगा या कितना बदलाव आएगा, या फिर इसका फ्लक्स कितना हो जाएगा, कुल मिला के ये पूछा जा रहा है। तो अभी तक मैंने बोला था कि अगर कुछ नहीं बोला जाता तो सरफेस के अंदर हम एयर मान के चलते हैं, वैक्यूम मान के चलते हैं, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट आता है। लेकिन अगर क्लोज सरफेस के अंदर कोई दूसरा मीडियम है, तब आप Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट नहीं करोगे, बल्कि Q अपॉन एप्सिलॉन करोगे। ठीक है, तो अगर स्फीयर 1 के अंदर कोई दूसरा मीडियम भर दिया जाए, तब स्फीयर 1 से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो हो जाएगा चार्ज इनक्लोज्ड Q, वो तो है ही, अपॉन एप्सिलॉन होगा, एप्सिलॉन नॉट नहीं होगा। और एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन नॉट होता है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। बट आप बताइए स्फीयर 1 के अंदर क्या वैक्यूम है? नहीं, इसके अंदर कोई मीडियम है, उसकी इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी उस मीडियम की एप्सिलॉन है। अब हमने पढ़ा है एप्सिलॉन बराबर होता है, देखिए ये चीज पढ़ी होगी हमने, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैपिटल के बराबर एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये बहुत शुरू में ही पढ़ा था। तो एप्सिलॉन क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन हो जाएगा K इंटू एप्सिलॉन नॉट, और इस क्वेश्चन में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K की जगह पर एप्सिलॉन R दिया हुआ है, तो एप्सिलॉन बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन R इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो यही चीज कर देंगे। शायद बात समझ में आ रही। तो ये हो गया, तो फाइनल यही हो जाएगा कुल मिला के आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसको थोड़ा सा और लिखना चाहे तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट हमारे पास ये phi1 हो जाएगा, तो phi1 डैश विल बी phi1 अपॉन ER, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है ER के फैक्टर से घट जाएगा। ये चीज देख लीजिए आप इसको। अपना आंसर आप यहीं तक रोक सकते हैं, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, कि फाइनल जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये इतना हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन देख लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन जो है वो अच्छा क्वेश्चन है, ठीक ठाक क्वेश्चन है, उस पर भी आएंगे। ठीक, ये देखिए क्वेश्चन ये वाला काफ़ी अच्छा है। ठीक है, इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए और इसको हम बहुत आराम से करने की कोशिश करेंगे। ये रियली अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़िए आप। द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स ऑफ द फील्ड शोन इन फिगर आर Ex इज इक्वल टू अल्फा x पावर हाफ, Ey इज इक्वल टू Ez इज इक्वल टू 0, in which alpha is equal to 5 Newton per coulomb meter power half. Calculate the flux pi E through the cube. The charge within the cube assume A is equal to 1 meter. देखिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, बोला गया है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है Ex इज इक्वल टू अल्फा x की पावर हाफ, Ey इज इक्वल टू Ez इज इक्वल टू 0। एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी Ex की वैल्यू दी है और Ey Ez 0, यानी कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड का y कंपोनेंट और z कंपोनेंट 0 है, सिर्फ x कंपोनेंट है। इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्योरली x डायरेक्शन में है। अगर ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में है बस। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्स एक्सिस में है वो कांस्टेंट नहीं है, वो वेरिएबल है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए ई एक्स इज इक्वल टू अल्फा एक्स की पावर हाफ, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स पे डिपेंड कर रही है। यानी आप एक्स एक्सिस पे जैसे जैसे आगे बढ़ोगे एक्स की वैल्यू बदलेगी। अगर एक्स की वैल्यू बदलेगी तो ई एक्स भी बदलेगा, यानी जैसे ही आप आगे बढ़ोगे एक्स बदलेगा और ई एक्स भी बदलेगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स के अलोंग तो है बट वेरिएबल है, यानी यहाँ पर कुछ और इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर कुछ और है, यहाँ पर कुछ और है, हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड बदल रही है। तो x की अलग अलग वैल्यू के लिए अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग x है पर वेरिएबल है। यहाँ पर एक कांस्टेंट है ई एक्स के टर्म में, यहाँ एक्सप्रेशन में अल्फा बराबर 5 ये दिया हुआ है। पहला पार्ट आपसे ये पूछा जा रहा है कि आप इस क्यूब से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालिए, ठीक है। दूसरा पार्ट ये पूछा जा रहा है कि इस क्यूब के अंदर कितना चार्ज है वो निकालिए। तो देखो मैंने बोला कि इस क्यूब से, ये जो क्यूब बना हुआ है यहाँ पर, इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालो। तो पहले तो थोड़ा सा ये क्यूब जो है इसकी डायमेंशंस a है, लेंथ ब्रेथ हाइट सब a है। ये जो क्यूब है ये ओरिजिन से a डिस्टेंस पे रखा हुआ है, तो ओरिजिन से यहाँ तक ये है a, यानी x बराबर a पे ये क्यूब शुरू हो रहा है और x बराबर 2a पे ये क्यूब खत्म हो जा रहा है। ये जहां से ये क्यूब शुरू हो रहा है वहां पर x की वैल्यू कितनी होगी a, x कॉम्पोनेंट यानी x कोऑर्डिनेट a हो जाएगा, और यहाँ पर जहां क्यूब खत्म हो रहा है वहां पर x कोऑर्डिनेट 2a हो जाएगा, ठीक। ये सारी चीजें दी हुई है। ये जो nr कैप और nl कैप दिया हुआ है ये एरिया वेक्टर का यूनिट वेक्टर है। ये जो एक फेज है क्यूब का, इसका एरिया होगा और एरिया वेक्टर होगा, तो उस एरिया वेक्टर का यूनिट वेक्टर है nl कैप। l का मतलब लेफ्ट है, r का मतलब राइट है। तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये वाली है और इस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये वाली है, उसको यूनिट वेक्टर से शो कर दिया गया। अब पहला पार्ट क्वेश्चन का ये पूछा जा रहा है कि इस क्यूब से फ्लक्स निकालो। तो देखते ही आप बोलोगे कि इस क्यूब के अंदर कोई चार्ज नहीं है, तो इस क्यूब से इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होगा। पर दूसरे पार्ट में ये पूछा जा रहा है कि इस क्यूब के अंदर चार्ज बताओ कितना है, ठीक है। इसका मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि इस फिगर में, डायग्राम में कहीं शो नहीं किया गया है कि अंदर चार्ज है, बस शो नहीं किया गया है, पर चार्ज है और चार्ज निकालो। तो आप पहले से ये नहीं मान सकते क्योंकि बस फिगर में बनाया नहीं गया है कि कहाँ पर चार्ज है। इसका मतलब ये नहीं कि चार्ज नहीं है, चार्ज इसके अंदर है पर वो दिखाया नहीं गया है। तो चार्ज है तो फ्लक्स भी होगा इससे, और कितना चार्ज है वो भी आपको निकालना है, ठीक है। तो पहले पार्ट में इस क्यूब से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे देखिए। पहले बताइए वही चीज कि क्यूब है तो इसके पास 6 फेस हैं, 1 2 3 4 5 6। ये जो फेस है ये वाला और ये वाला और ये वाला और ये पीछे वाला, 4 फेस। इससे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलली निकल जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे है एक्स डायरेक्शन में, तो इसके पैरेलल है ये फेस और फील्ड लाइन पैरेलल है, ये फेस और फील्ड लाइन पैरेलल है, ये फेस और फील्ड लाइन पैरेलल है, और पीछे वाला फेस और फील्ड लाइन पैरेलल है। तो इन चारों फेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होगा, पास नहीं करेगा। ये लेफ्ट वाला फेस आप देखिए, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर करेगी, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर करेगी तो इससे इनकमिंग फ्लक्स बनेगा, इनकमिंग फ्लक्स नेगेटिव होता है। ये जो राइट वाला है, ठीक है, इससे भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अच्छा आप इनकमिंग आउटगोइंग सब भूल जाइए, अब भूल जाइए इनकमिंग आउटगोइंग। ये राइट वाला और ये लेफ्ट वाला, इससे और इससे तो फ्लक्स होगा ही होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे एंटर कर रही है, ऐसे चल रही है राइट साइड में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्स डायरेक्शन में है, तो इससे भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा क्योंकि इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेगी और इससे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेगी। तो और इन चारों फेज से इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 है। तो अगर पूरे क्यूब से आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो कैसे आप निकालोगे?
इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लो, फिर इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लो, और चारों से तो जीरो है ही, तो सारे फेज से इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऐड कर दो तो टोटल क्यूब से इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा। अब इन चारों फेज से इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो है तो उसकी बात ही नहीं करनी, हमें बस इस वाले फेज से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लेना है और इस वाले फेज से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लेना है और दोनों को जोड़ देना है। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो फाई लेफ्ट प्लस फाई राइट होगा, यानी लेफ्ट वाले फेज से इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्लस राइट वाले फेज से इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं। अब अगर आपके दिमाग में ये बात आ रही हो कि जितना इनकमिंग फ्लक्स होगा उतना ही आउटगोइंग फ्लक्स होगा और वो जीरो हो जाएगा, तो भैया ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दी गई है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और है, तो यहाँ पर इनकमिंग फ्लक्स कुछ और आएगा, यहाँ पर आउटगोइंग फ्लक्स कुछ और आएगा, तो वो कैंसिल नहीं होगा। जितना यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उतना ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पर नहीं होगा, इसलिए वो बराबर नहीं होगा और जीरो नहीं होगा। ठीक है, अब फाई एल हम निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू लेफ्ट सरफेस। ठीक है, तो लेफ्ट वाला जो सरफेस है, लेफ्ट वाला जो फेस है वो प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस है, और लेफ्ट वाला जो फेस है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगी उस जगह पर। यहां पर देखिए, ये जो फेस जहां पर है, यहां पर x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है a, तो अगर x फिक्स कर दें तो e भी फिक्स हो जाएगा। तो ये जो पूरा फेस है ये वाला लेफ्ट वाला, इसके हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड जो बदल रही है वो अलोंग x बदल रही है, अलोंग y और अलोंग z नहीं बदल रही। तो अगर x फिक्स कर दिया आपने, x बराबर a है, तो पूरे x बराबर a पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी। तो जहां पर लेफ्ट वाला सरफेस है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है और सरफेस भी प्लेन है। तो अगर सरफेस प्लेन होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है, कांस्टेंट होती है, तो फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हो जाता है E S cos थीटा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और S वहाँ का एरिया इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगी उसको निकालने के लिए हम x की जगह पर a रख देंगे, तो अल्फा a की पावर हाफ हो जाएगा। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, ठीक है, इंटू इसका एरिया हो जाएगा a स्क्वायर और कॉस। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड में है और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ये इस तरफ है, दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 180 होगा, तो कॉस 180 आप यहां पर रखोगे। ठीक, अब इस पे आते हैं फाई राइट पर, ये वाले पे, ये जो सरफेस है ये वाला, यहां पर x की वैल्यू हो जाएगी 2a। तो यहां पे फ्लक्स अगर आपको निकालना है तो यहां की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू यहां का एरिया इंटू कॉस थीटा। तो यहां की इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको निकालनी है तो x बराबर 2a रख दो, क्योंकि ये वाला सरफेस जो है वो x बराबर 2a पे है, यहां से यहां a, फिर यहां से यहां a, 2a। तो x बराबर 2a रखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगी वो अल्फा 2a की पावर हाफ हो जाएगी। ठीक, और इसका एरिया कितना है, वो a स्क्वायर है और कॉस थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड में, एरिया वेक्टर की भी डायरेक्शन राइट साइड में, तो कॉस 0। बहुत ध्यान से समझिए इसको, हम ये कैसे कर रहे हैं यार, ES cos थीटा, ES cos थीटा। तो ये लेफ्ट सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ये निकाल लिया, लेफ्ट सरफेस का एरिया निकाल लिया, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल निकाल लिया, वही चीज यहां पर भी कर दी। राइट वाले सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट वाले सरफेस का एरिया और एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल। अब इसको फटाफट सॉल्व करना है बस, तो अल्फा और ये हो जाएगा
ए की पावर 5/2 cos 180 माइनस 1 होता है, ठीक है। ये अल्फा और ये √2 आ जाएगा और ए की पावर 5/2 cos 0 1 होता है। इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे, ये आ जाएगा अल्फा ए की पावर 5/2 इंटू √2 माइनस 1। अब बताइए, क्वेश्चन में दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है कि a बराबर 1 है, अल्फा बराबर 5 है, तो अल्फा बराबर 5 रख दो और a बराबर 1 रख दो। तो देखिए a बराबर अगर 1 रखोगे तो a की पावर 5/2 ये तो 1 हो जाएगा। अल्फा 5 है, √2 1.41 होता है या 1.4 मान लो, तो पुट करोगे, सॉल्व करोगे तो सिंपल ये कन्वर्ट होके फाइनल जो आंसर आएगा वो 2 आ जाएगा लगभग। इसको मैंने कैलकुलेट किया है, अब सिंपल कैलकुलेशन 2.0 इंटू न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस क्यूब वो इतना आ जाएगा। बस लेफ्ट वाले से और राइट वाले से आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लिया, दोनों को जोड़ दिया। अब आपसे सेकंड पार्ट में क्या पूछा जा रहा है? सेकंड पार्ट में पूछा जा रहा है कि इसके अंदर चार्ज कितना है। तो फ्लक्स निकाल लिया है तो चार्ज में निकाल लेंगे। बताइए फाई नेट बराबर क्या हो जाएगा? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसके अंदर अगर हम ये मान लें कि चार्ज Q है, Q चार्ज इसके अंदर है, तो इससे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल ही चुके हो ना। तो चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट वो फ्लक्स के बराबर हो जाएगा। तो Q आ जाएगा फाई नेट इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से Q आप निकाल लीजिए, फाई नेट तो पता ही है 2, ठीक है। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप रख दो 8.85 इंटू 10 की पावर -12, तो ये आ जाएगा 1.77 इंटू 10 की पावर -11 कूलम। एक बार आंसर मिला लीजिए, ठीक, यही आएगा। ये क्वेश्चन देखिए ठीक ठाक था, बहुत अच्छा सवाल था ये, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, समझने के लिए। इतना आसान नहीं था, ठीक है। शायद आपको सारी बात यहाँ पर क्लियर हो गई है, ठीक है। इसको प्रॉपरली नोट कर लीजिए। तो आज की क्लास में हम लोगों ने गॉस थ्योरम लगभग सब कुछ कंप्लीट कर लिया है। इसमें अगली जो क्लास है वो है एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम में हम गॉस थ्योरम की हेल्प से अलग अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखेंगे। उसमें जो फॉर्मूले आएंगे वो सारे इंपॉर्टेंट है, सब पे न्यूमेरिकल बनता है। तो अगली क्लास फिर से इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। इस एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम पे डायरेक्ट डेरिवेशन आता है, डायरेक्ट एप्लीकेशन का यूज आता है बोर्ड एग्जाम में, और इस पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस क्लास को मिस मत करिएगा, ठीक है। तो हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में, आज के लिए फिर इतना ही, ठीक है। इसको प्रॉपरली रिवाइज करिए और मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। टिल देन गुड बाय।